गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज से हम लोग 67th बीपीएससी मेंस के लिए शुरू करने जा रहे हैं और आज के क्लासेज में मैं चर्चा करने जा रहा हूं आपके साथ स्ट्रैटेजी एंड प्रोग्राम। और मुझे लगता है यद्यपि हर क्लासेज अपने आप में महत्वपूर्ण होती है, लेकिन मेरी नज़रों में स्ट्रैटेजी और प्रोग्राम पर बेस जो क्लासेज होते हैं वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि आपकी सफलता या असफलता इस बात पर निर्भर करती, दो बातों पर निर्भर करती है। पहली, आपकी रणनीति क्या है, वह रणनीति सटीक है या नहीं है, और दूसरी बात, उस रणनीति को व्यावहारिक धरातल पर उतारने के लिए आपने कोशिश की है या नहीं, प्रभावी कोशिश की है या नहीं। अगर रणनीति सटीक हो और उसे पूरी प्रतिबद्धता के साथ व्यावहारिक धरातल पर उतारने की कोशिश की जाए तो मुझे लगता कि सफलता जो है इट इज ए मैटर ऑफ टाइम, महज समय की बात होती, कब आप सफल होंगे, कब आपको सफलता मिलती है। क्योंकि देर सवेर आपको सफलता मिलनी है और सफलता और आपके बीच दूरियां यहां से कम होती चली जाती। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहूंगा शुरू करने के पहले, अक्सर मैं कोट करता हूं निदा फाजली को, और निदा फाजली की ये शायरी मेरी फेवरेट है कि कभी कभी हमने यूं ही अपने जी को बहलाया है, जिन बातों को खुद नहीं समझे औरों को समझाया है। मतलब यह देखकर दुख होता है कि जो निर्णय आपको लेने चाहिए उस निर्णय को लेने के लिए आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर पहुंचते, और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आप सजेशन मांगते हैं, और जितनी गंभीरता से आप सजेशन मांगते हैं उतनी ही गंभीरता से आपको वहां पर सजेशन मिलती भी है। कहेंगे यह प्रश्न मैं क्यों उठा रहा, तो यह प्रश्न इसलिए उठा रहा हूं कि अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे लगता है ऑप्शनल का चयन एक गंभीर मसला है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर ऑप्शनल का वैकल्पिक विषयों का चयन गंभीर मसला है तो उस स्थिति में मुझे लगता है कि उसका निष्पादन भी उतने ही गंभीर तरीके से होना चाहिए। अगर वहां अगंभीरता झलकेगी तो प्रथमे ग्रासे मक्षिका पातः, नहीं खाना खाने बैठे और पहले ही कौर उठा रहे थे कि मक्खी खाने पर गिर गई, तो वही वाली हालत होती। कोई ऑप्शनल आप लें या ना लें, ये कोई सर्विस कैसे डिसाइड कर सकता, या ये कोई दूसरा व्यक्ति कैसे डिसाइड कर सकता, क्योंकि यू बेटर नो योर सेल्फ, आप अपने आप को बेहतर जानते हो, आपके स्ट्रेंथ क्या है, आपके वीकनेसेस क्या है, ये आप बेहतर जानते हो। और इसीलिए ऑप्शनल के चयन में सर्वेश जैसे लोगों की भूमिका सीमित हो जाती है। भूमिका को नकार मैं नहीं रहा, भूमिका के सीमित होने की बात मैं कर रहा हूं। तो आप पूछेंगे कि यह सीमित भूमिका कहां पर है, तो सर्विस जैसे लोग आपको यह जानकारी उपलब्ध करवा सकते कि कोई ऑप्शनल ना तो सबके लिए अच्छा होता है और ना ही कोई ऑप्शनल सबके लिए खराब होता है। सारे ऑप्शनल अच्छे हैं, नंबर 1। नंबर 2, सारे ऑप्शनल से रिजल्ट होते हैं, और नंबर 3, सारे ऑप्शनल में अच्छे अंक आते हैं। इन तीनों स्तरों पर जो फर्क है, दो संदर्भों में तीनों स्तरों पर फर्क है।
कहेंगे वे दो संदर्भ क्या है? तो पहला संदर्भ यह है कि हमारा टेम्परामेंट विषय के टेम्परामेंट से मैच करता है या नहीं, विषय की जरूरत को हम समझ पाने की स्थिति में है या नहीं, और विषय की जरूरतों के अनुरूप हम खुद को ढाल पाने की स्थिति में है या नहीं। यह पहली महत्वपूर्ण बात। अगर हमारा टेम्परामेंट विषय के टेम्परामेंट से मैच करता है, अगर विषय की जरूरतों को हम समझ पाने की स्थिति में होते, और अगर विषय की जरूरतों के अनुरूप हम अपने आप को ढाल पाने की स्थिति में होते हैं, तो उस विषय से बेहतर विषय हमारे पास कोई दूसरा नहीं होता। और अगर इन चीजों का उत्तर ना है, तो उस विषय से खराब विषय हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। तो एक तो इस चीज को समझने की जरूरत है। दूसरी चीज, इस बात को भी समझने की जरूरत है कि हर विषय की अपनी प्रकृति होती है। अब आप हिंदी लिटरेचर में उम्मीद करें, हिस्ट्री ऑप्शनल में उम्मीद करें, संस्कृत लिटरेचर में उम्मीद करें, मैथिली में उम्मीद करें, ज्योग्राफी में उम्मीद करें, पॉलिटिकल साइंस में उम्मीद करें, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में उम्मीद करें कि मैथमेटिकल पैटर्न पर मार्किंग हो, तो वह संभव नहीं है, क्योंकि विषय की प्रकृति अलग है। विषय की प्रकृति अलग है, तो इस विषय की भिन्न प्रकृति को आपको समझना होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको ये बातें भी समझनी होंगी कि उस विषय के मार्किंग पोटेंशियल जो है, उसको आपको मैक्सिमाइज करना होगा। कैसे करना होगा, इसी पर आज विस्तार से मैं चर्चा करूंगा। हां, जब ऑप्शनल को आप चुन रहे होते, क्योंकि आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने ऑप्शनल डिसाइड कर लिया होगा कि हमें हिंदी लिटरेचर ही लेना हो, और आप में से कई लोग होंगे जो ये अब तक डिसाइड नहीं कर पाए होंगे कि हमें हिंदी लिटरेचर ही ऑप्शनल लेना है। दुविधा की स्थिति में होंगे, हम हिंदी लिटरेचर लें, हिस्ट्री लें, पॉलिटिकल साइंस लें, LSW लें, कौन सा विषय लें। तो जो लोग दुविधा की स्थिति में हैं, उनके लिए मेरा मैसेज है, ऑप्शनल का निर्णय लेते वक्त अपने बैकग्राउंड को जरूर ध्यान में रखें। आपका बैकग्राउंड क्या है, एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है। पहली चीज, हमारा बैकग्राउंड ह्यूमैनिटीज का है, हम मैथ्स ऑप्शनल नहीं ले सकते, न सिर्फ इसलिए कि 64th बीपीएससी में टॉप 10 में मैथ्स ऑप्शनल से कई लड़के हैं और मैथ्स में बहुत अच्छी मार्किंग हुई है, नहीं, इसलिए हम मैथ्स ऑप्शनल नहीं ले सकते। तो बैकग्राउंड का जरूर ध्यान रखें। दूसरी चीज ऑप्शनल के चयन में कहूंगा कि अपने नेचर और टेम्परामेंट का जरूर ध्यान रखें, अपने स्ट्रेंथ और अपने वीकनेसेस का जरूर ध्यान रखें। कहेंगे इसका क्या मतलब, नहीं, तो जैसे आप में से कई लोग होंगे जिनकी अंग्रेजी अच्छी होगी, नहीं, आप में से कई लोग होंगे जो खूब मेहनत करना चाहते होंगे, आप में से कई लोग होंगे जो चाहते होंगे कि अरे कौन उतनी मेहनत करेगा बैल की तरह, ज्यादा बेहतर है कि शॉर्टकट में काम चलाया जाए। अगर कहीं 20-30 पेज में मैटर मिल जाए और कोई कह दे कि इसको रट जाओ, इससे बीपीएससी में काम चल जाएगा, तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं। ये 3 टेम्परामेंट हैं। अब सवाल यह उठता कि जिनकी इंग्लिश अच्छी है वे अगर पॉलिटिकल साइंस जैसे ऑप्शनल लेते, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसे ऑप्शनल लेते,
सोशियोलॉजी जैसे ऑप्शनल लेते और LSW जैसे ऑप्शनल लेते। LSW के लिए तो फिर भी हिंदी में भी लिमिटेड मटेरियल ही उपलब्ध है, तो ऐसे ऑप्शनल उनके लिए ज्यादा उपयुक्त होंगे, क्योंकि ये ऐसे ऑप्शनल हैं जहां पर क्वालिटी मटेरियल किस में उपलब्ध है, क्वालिटी मटेरियल अंग्रेजी में उपलब्ध है। और अगर आप अंग्रेजी के साथ कंफर्ट नहीं हो और आपका मीडियम हिंदी है, तो उस स्थिति में आप विषय के साथ जस्टिस कर पाने की स्थिति में होंगे। ठीक है। दूसरी चीज, अगर ऑप्शनल डायनामिक नेचर का है, गतिशील प्रकृति है, लगातार उसमें अपडेट की जरूरत पड़ती, तो अपडेशन के लिए लगातार मेहनत करनी होगी नहीं। और जो लोग मेहनत से परहेज करते, जिन्हें लगता है एक बार तैयार कर लें काम चल जाए, या मान लीजिए जो कहीं किसी जॉब में है, तो उनके पास वैसे भी टाइम का कंस्ट्रेंट होता नहीं, तो जो किसी जॉब में है उनके लिए डायनामिक ऑप्शनल के साथ, डायनामिक नेचर वाले ऑप्शनल के साथ जस्टिस कर पाना थोड़ा ज्यादा मुश्किल होगा या नहीं। तो उस स्थिति में अपने टाइम कंस्ट्रेंट को समझते हुए उन्हें ऐसे विषयों की ओर बढ़ना चाहिए जो विषय स्टैटिक नेचर का हो। हिस्ट्री स्टैटिक नेचर का है, ज्योग्राफी स्टैटिक नेचर का है टू सम एक्सटेंट, हिंदी लिटरेचर स्टैटिक नेचर का है, या लिटरेचर के कोई भी पेपर जो होते हैं वो स्टैटिक नेचर के होते हैं। संस्कृत लिटरेचर स्टैटिक नेचर का है, मैथिली स्टैटिक नेचर का है। ऐसे विषय को आप लेंगे तो शायद आप अपने टाइम कंस्ट्रेंट को ध्यान में रखते हुए बेटर कर पाने की स्थिति में होंगे। लेकिन अगर आपने पॉलिटिकल साइंस ले लिया है, अगर आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लिया है, अगर आपने सोशियोलॉजी ले लिया है, या अगर आपने इकोनॉमिक्स ले लिया है, तो ये ऐसे ऑप्शनल हैं जो डायनामिक नेचर के, और डायनामिक नेचर के जो ऑप्शनल हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लिया है, पॉलिटिकल साइंस ले लिया है, तो डायनामिक नेचर के ऑप्शनल में आपको लगातार अपडेट करना होगा, अपडेशन का दबाव आपके ऊपर होगा। और अपडेशन का दबाव जब आपके ऊपर होगा तो उस स्थिति में आपको अतिरिक्त मेहनत करनी होगी, और लगातार अतिरिक्त मेहनत करनी होगी। क्योंकि देखिए, अभी आपको क्लासेस ज्वाइन करने हैं, कहीं भी जाएंगे तो वो कमिट कर देंगे, धड़ल्ले कमिट करते हैं, लेकिन व्यवहार में अगर आप जाकर के देखें तो वो कमिटमेंट फुलफिल नहीं होता। और इसलिए डायनामिक नेचर वाला जो ऑप्शनल होता है, उसका डायनामिज्म जो है बहुत हद तक, उस डायनामिज्म को रिस्पॉन्ड करना किसकी जिम्मेवारी होती? आपकी जिम्मेवारी होती, छात्रों की जिम्मेवारी हो। अगर उस बैच में उन्होंने कर भी दिया तो आगे भी तो तैयारी करनी है, तो वहां तो आपको खुद करना होगा नहीं। और दूसरी बात कि ऐसे डायनामिक नेचर वाले जो ऑप्शनल हैं, अगर आप देखें उनमें क्वालिटी मटेरियल की उपलब्धता सामान्यतः हिंदी में मिलती है या अंग्रेजी में, तो ऐसे डायनामिक नेचर वाले ऑप्शनल जो होते हैं उसमें क्वालिटी मटेरियल की उपलब्धता अंग्रेजी में होती है। तो एक एडिशनल मेहनत और दूसरा अंग्रेजी के साथ सहजता। ऑब्वियसली अंग्रेजी अगर है तो थोड़ी सी मेहनत बढ़ेगी ही बढ़ेगी नहीं। तीसरा, अगर आपकी अंग्रेजी दुरुस्त नहीं है और अगर आप अतिरिक्त मेहनत नहीं करना चाहते तो ऑब्वियसली आपको एस्थेटिक नेचर वाले ऑप्शनल को प्रीफर करना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो दो बातें मैंने कही। पहली बात मैंने कही क्या, ऑप्शनल के चयन में अपने बैकग्राउंड का जरूर ध्यान रखें। दूसरी बात मैंने कही कि ऑप्शनल के नेचर और टेम्परामेंट, अपने नेचर और टेम्परामेंट को जरूर ध्यान में रखें। ये दो चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तीसरी चीज, इंटरेस्ट, आपकी रुचि। और यह रुचि का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अक्सर एक बात कहता
कि हिंदी लिटरेचर या कोई भी लिटरेचर ऐसे लोगों के नेचर और टेम्परामेंट को ज्यादा सूट करता है जो बातें बनाने में माहिर है, जो बातें बनाना जानते हैं। नहीं? और बातें बनाना भी दो तरीके से, एक बिना सिर पैर की बातें बनाना, और एक जब बातें बना रहे हैं तो उन बातों का कुछ तार्किक आधार हो। नहीं, तो यहां पर बातें बनाने की बात कर रहा हूं तो मैं तार्किक आधार की बात कर रहा हूं। नहीं, कहेंगे ऐसा मैं क्यों कह रहा? तो साइंस और ह्यूमैनिटीज में क्या अंतर है? अंतर समझते हैं? गणित और ह्यूमैनिटीज में क्या अंतर है? गणित और जीवन में क्या अंतर है? साहित्य जीवन है, साहित्य जीवन है, और जीवन को गणितीय तरीके से नहीं जिया जा सकता है। अक्सर मैं कहता हूं और कहूंगा कि अगर गणित में जाएंगे तो 2 जोड़ 2 4 होते हैं। गणित में 2 जोड़ 2 4 होते हैं, और गणित में 2 गुना 2 4 होते हैं। और अगर मैं साहित्य की बात करूं, अगर मैं गणित की बात करूं, जीवन की बात करूं, तो जीवन में 2 जोड़ 2 0 भी होते हैं और 2 जोड़ 2 22 भी होते हैं। जिसने जीवन के इस गुना गणित को समझा वो लिटरेचर जैसे ऑप्शनल के साथ जस्टिस कर पाने की स्थिति में होगा। पहली चीज। दूसरी चीज जो मैं कहूंगा वह यह कि अक्सर मैं इंडिकेट करता कि साइंस में ऑब्जेक्टिविटी होती और लिटरेचर में सब्जेक्टिविटी होती। बेसिक डिफरेंसेज। कहेंगे इस सब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होगा? तो जब मैं लिटरेचर की सब्जेक्टिविटी की बात करता था अक्सर एक उदाहरण देता। यहां पर भी देखेंगे पटना में भी कई सारे पॉइंट बने हुए हैं जो मीटिंग पॉइंट का काम करते, जहां पर शाम में लोग इकट्ठे होते और चाय की चुस्कियों के साथ मुलाकातों का दौर चलता, अपने अपने ग्रुप होते। पता चला शाम में 5 मित्रों के साथ आप उपस्थित हैं, एक लड़का एक लड़की हाथ में हाथ डाले आपके सामने से गुजरते नहीं, वो आप में से किसी का ध्यान अपनी ओर खींचते और आप औरों का ध्यान उस ओर ले जाते हैं। अब उस लड़के और लड़की के क्या संबंध हैं, सब अपने अपने तरीके से उसकी व्याख्या करना शुरू करते। किन्हीं के लिए वे दोनों दोस्त हो सकते, किन्हीं की नजरों में वे दोनों जो हैं प्रेमी प्रेमिका हो सकते, किन्हीं की नजरों में वे दोनों भाई बहन हो सकते, किन्हीं की नजरों में वे दोनों पति पत्नी हो सकते, और किन्हीं की नजरों में वो लड़की कॉल गर्ल भी हो सकती है। मतलब जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखें तिन तैसी। और क्या आप दावे के साथ कह सकते तब तक जब तक कि उससे जाकर के पूछे नहीं कि जो कहा जा रहा है वो जो आप सोच रहे या जो कहा जा रहा है वो आप कह रहे वही सच है? नहीं। और पूछने पर भी उत्तर मिल जाए कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये भी रिप्लाई आ सकता हु आर यू टू आस्क। आप पूछने वाले होते कौन हो? आपको क्या मतलब है? बातें समझ रहे हैं ना? तो जो मैं बातें कह रहा वह यह कि पहली चीज मैंने आपके सामने रखी, जिस चीज को आपको ध्यान में रखना चाहिए, आपका बैकग्राउंड। दूसरी चीज जो मैंने कही, ऑप्शनल के चयन के आधारों की चर्चा करते हुए आपको ध्यान में रखना चाहिए अपना नेचर और टेम्परामेंट। और ये नेचर और टेम्परामेंट सेल्फ का भी और सब्जेक्ट का भी। तीसरी बात हमने कही
इंटरेस्ट। अब थोड़ा सा इंटरेस्ट को मैं डिफाइन करता। कई लोगों से मैं पूछता हूं कि बतलाइए सर, हिंदी लिटरेचर तो लेंगे, लेकिन उतनी मोटी किताबें हमारे लिए पढ़ना जो है वो संभव नहीं है। अब उपन्यास पढ़ना होगा क्या? बार बार पढ़ना होगा क्या? व्याख्या के लिए अलग से पढ़ना होगा क्या? तो मैं कहता हूं भाई ये बतलाओ, स्वर्ग अगर जाना है तो स्वर्ग जाने के लिए मरना पड़ेगा या नहीं मरना पड़ेगा? बिना मरे कोई स्वर्ग गया है आज तक? हाँ, एक ही बार कोशिश की गई थी। एक शब्द आपने सुना होगा, शब्द क्या सुना होगा? एक त्रिशंकु के बारे में, त्रिशंकु शब्द है ना, त्रिशंकु शब्द है ना। ये त्रिशंकु कौन था? जैसे आप किसी को पार्लियामेंट में अगर किसी भी दल को बहुमत नहीं है तो हम क्या कहते हैं? हंग पार्लियामेंट, त्रिशंकु संसद है, हंग असेंबली है, नहीं त्रिशंकु विधानसभा है कहते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? तो दरअसल अगर देखें तो त्रिशंकु जो है वह व्यक्ति था जिसे विश्वामित्र ने अपने तप के प्रभाव से स्वर्ग भेजना चाहा। तो विश्वामित्र ने तप के जरिए वो शक्ति हासिल की जिस शक्ति के बदौलत त्रिशंकु को 100 शरीर स्वर्ग भेज सके। तो विश्वामित्र ने अपनी ताकत लगा दी। विश्वामित्र ने अपनी ताकत लगा दी तो इंद्र का सिंहासन डोल उठा। नहीं तो इंद्र ने अपनी ताकत लगाई कि 100 शरीर त्रिशंकु को नहीं पहुंचने देना है। तो एक और विश्वामित्र की शक्ति है जो त्रिशंकु को ऊपर ले जा रही है, और दूसरी ओर इंद्र की शक्ति है जो त्रिशंकु को नीचे की ओर धकेल रही है, स्वर्ग पहुंचने से रोक रही है। और इन विश्वामित्र और इंद्र दोनों की शक्तियों का जो द्वंद्व चल रहा है, उस द्वंद्व में बेचारा त्रिशंकु बीच में लटका हुआ है। अब बात समझ में आई है नहीं? तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें इस त्रिशंकु वाली मनोदशा से बाहर निकलना, हमें त्रिशंकु नहीं बनना। नहीं, हमें यह समझना है कि स्वर्ग अगर जाना है तो मरना पड़ेगा, बिना मरे स्वर्ग नहीं जाया जा सकता। नहीं, यद्यपि अभी आपको मरने से उतना डर नहीं लगता होगा जितना घर में दादाजी दादी जी जो 65-70 के एज में हैं, एक बार बोलिए कि बाबा आप तो जय हो, अब समय आएगा लो हम तो। नहीं, क्योंकि उस समय तक आते आते आप देखेंगे मोह क्या होता, बढ़ता चला जाता। तो आप इस चीज को समझिए, हर विषय की अपनी प्रकृति होती है। हिंदी लिटरेचर में अगर आपको बेहतर करना है तो उस स्थिति में जो हिंदी लिटरेचर की सब्जेक्टिविटी है, उस सब्जेक्टिविटी को आपको डेवलप करना होगा। और सब्जेक्टिविटी को डेवलप करने के लिए आपको बार बार टेक्स्ट से गुजरना होगा। टेक्स्ट पर जितनी बेहतर पकड़ होगी आपकी हिंदी लिटरेचर के साथ, आप उतना न्याय कर पाने की स्थिति में होंगे। इसलिए टेक्स्ट से कोई समझौता नहीं। कोशिश होनी चाहिए हर 6 महीने पर एक बार हम टेक्स्ट पढ़ जाए। लेट अस एंजॉय टेक्स्ट रीडिंग। उसको बर्डन के रूप में मत लें, एंजॉय करना सीखें। ठीक है? और जितनी बार टेक्स्ट आप पढ़ेंगे, पहली बार तो पढ़ेंगे तो कहानी के रूप में पढ़ेंगे नहीं, लेकिन दूसरी बार पढ़ते हैं तो हाथ में कलम रखें और टेक्स्ट पढ़ने के क्रम में जो आपके अंदर भाव उठते, जो आपके अंदर विचार आते हैं, उनको वहीं पर अपनी क्रिया प्रतिक्रिया को वहीं पर नोट डाउन करते चले। वही आपकी सब्जेक्टिविटी को डेवलप करने में सहायक होगा। क्योंकि जब तीसरी बार फिर टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो केवल टेक्स्ट नहीं पढ़ेंगे, आपकी नजर आपकी उन टिप्पणियों पर भी जाएगी और उन टिप्पणियों के आलोक में एक बार फिर से टेक्स्ट को आप इंटरप्रेट और री इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे। नहीं, एक प्रश्न जब इंटरेस्ट की बात करता तो एक प्रश्न उठता है,
कि ये कैसे हम निर्धारित करें कि हमारी रुचि है या नहीं है? यह भी एक विकट प्रश्न उठता है। और हम में से हर कोई अपने बारे में कुछ गलतफहमियां पालता है। वो गलतफहमियां थोड़ी कम हो सकती, थोड़ी ज्यादा हो सकती। जो ज्यादा मैच्योर है गलतफहमियां थोड़ी कम होंगी, और जो कम मैच्योर है उनमें गलतफहमियां थोड़ी सी ज्यादा होंगी। तो आप इस चीज को समझने की कोशिश करें कि इंटरेस्ट के कंटेक्स्ट में हम विषय का वर्गीकरण 3 श्रेणियों में करेंगे। नंबर वन, ऐसे विषय जो जिनमें हमारी रुचि हो। दूसरा, ऐसे विषय जिनमें हमारी अरुचि है नहीं। और तीसरा, ऐसे विषय जिसमें हम ना हमारी रुचि है ना हमारी अरुचि है। अब 3 कैटेगरी हमने निर्धारित कर ली है। अब ऐसे विषय जिसमें हमारी रुचि है, अब पता चला हमारी रुचि अंग्रेजी में है, अंग्रेजी लिटरेचर, इंग्लिश ऑनर्स हमने किया है नहीं, और हमने सोचा कि ना इसी विषय को हम ले। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अंग्रेजी में हमारी रुचि है, लेकिन अंग्रेजी में गाइडलाइंस की उपलब्धता, अंग्रेजी में सब्जेक्ट मटेरियल की उपलब्धता बीपीएससी या यूपीएससी के लिए क्या है? मुश्किल है। तो सिर्फ रुचि से काम चलेगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में देखें तो हमेशा कोई जरूरी नहीं हो कि हमारे लिए रुचि के विषय ही उपलब्ध हो नहीं। तो जब रुचि के विषय उपलब्ध नहीं है तो उसी स्थिति में हमें किस ओर बढ़ना चाहिए? अगर मैं कहूं कि अंग्रेजी लिटरेचर है, अंग्रेजी लिटरेचर में गाइडलाइन और मटेरियल्स के स्तर पर समस्या है, तो यहां से 2 चीजें निकलती। हमें अंग्रेजी लिटरेचर नहीं लेना चाहिए, और दूसरा, अगर अंग्रेजी लिटरेचर में हमारी रुचि है तो कोई लिटरेचर का पेपर बेस्ट सूटेड होगा। बातें स्पष्ट हो रही हैं यदि। दूसरी स्थिति है किसी विषय में हमारी अरुचि हो। हर इंडिविजुअल को कुछ न कुछ ऐसे विषय होते जिस विषय से एलर्जी होती है, बड़ी मुश्किल से वहां पर मैनेज करके स्कोर कर पाने की स्थिति में होते नहीं। इसीलिए ना 10th के बाद आपको विषयों के चयन का विकल्प उपलब्ध करवाया जाता है। बातें समझ रहे? तो एक चीज निर्धारित कर लेना है कि विषय चाहे जितना भी अच्छा हो, सिलेक्शन चाहे उस विषय से जितना हो रहा हो, मार्किंग पैटर्न उस विषय का कैसा भी हो, लेकिन किसी भी स्थिति में हमें ऐसे विषय को नहीं चुनना है जिस विषय में हमारी अरुचि है, जिससे हमें एलर्जी है। पहले उसको डिलीट करें नहीं। अब 2 ही विकल्प हमारे पास बचे, ऐसे विषय जिसमें हमारी रुचि है और ऐसे विषय जिसमें न रुचि है न अरुचि। तो हमें यह समझना होगा कि आज के जिस दौर में हम जी रहे हैं, जिस कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में हम जी रहे हैं, हमेशा हमारे लिए रुचि की ही चीजें उपलब्ध नहीं होंगी, और हमेशा हमारे लिए रुचि की चीजें ही उपलब्ध नहीं होंगी। तो कई बार क्या होता, कई बार जो है रुचि क्रिएट करनी होती है, कई बार रुचि क्रिएट करनी होती है। एक हमारे बहुत ही क्लोज स्टूडेंट डीसीपी हैं दिल्ली में, तो एक बार चर्चा चल रही थी हम लोगों की शादी विवाह के मसले पर। तो बड़ी मार्के की बात उसने कही। बोला, भैया शादी होने के बाद जिसके साथ आप रहते हैं ना, कैसी भी हो, साथ रहते रहते प्रेम हो ही जाता है। कैसी भी हो, साथ रहते रहते प्रेम हो ही जाता है। ठीक है, वो प्रेम होने की, देखने में कैसी है उसका प्रेम होने की इंटेंसिटी से फर्क हो सकता है कि देखने में अच्छी है तो अट्रैक्शन के कारण वो इंटेंसिटी जो है ज्यादा तेज होगी, तो प्रेम जल्दी होगा। और अगर नहीं है, देखने में अच्छी, सोसो है, तो उस स्थिति में वो प्रेम धीरे 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 डेवलप होगा। और बचपन में हम लोगों ने भी महसूस किया
ठीक है, कि कई बार किताब में जिल्द लगाते थे। तो अगर पसंद का जिल्द हो, नोटिस कीजिएगा, अगर पसंद का जिल्द हो, ठीक है, तो अच्छा लगता था। और कई बार ऐसा महसूस किया है कि जिल्द पसंद का नहीं हो, लेकिन देखते 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 जो है एक समय के बाद उस जिल्द से प्यार हो जाता है, वो पसंद में तब्दील हो जाता है, एक अटैचमेंट उसके साथ डेवलप हो जाता है। और यही बात मैं कहता, जहां पर आप रहते हैं दीवार के साथ अटैचमेंट हो जाता है, तो आदमी कौन सी चीज है। मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं? अगर रुचि के विषय उपलब्ध हो तो वहां कनेक्ट होना आपके लिए आसान होता, और यदि ना रुचि है ना अरुचि है तो रुचि पैदा करने की कोशिश करनी होगी हमें। तो हमें यह समझना होगा कि हम यहां पर क्यों आए, हमारी प्राथमिकता क्या है। हम बीपीएससी क्वालिफाई करने के लिए आए, और बीपीएससी क्वालिफाई करना अगर हमारी प्राथमिकता है, यूपीएससी क्वालिफाई करना हमारी प्राथमिकता है, तो हम हर वह काम करेंगे, हम हर वह काम करेंगे जो काम हमें क्वालिफाई करने के लिए करना चाहिए। बातें समझ रहे? मुझे यह देखकर दुख होता है कि आप यह बीपीएससी के अनुरूप बदलने के लिए तैयार नहीं होते। आप यह उम्मीद करते हैं कि बीपीएससी आपके हिसाब से बदले, और यही वह बिंदु है बंधु जहां पर आप अपनी असफलता के दरवाजे पर दस्तक दे रहे होते। यह सोच है, मैं अक्सर कहता हूं, सक्सेस कोई इवेंट नहीं है, सक्सेस का संबंध एटीट्यूड से जाकर के जुड़ता है, और सक्सेस जो है वह कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सक्सेस का एक एटीट्यूड होता है, हमें सफल होना है, और सफल होने के लिए शिद्दत से चाहने और शिद्दत से करने की जरूरत महसूस होती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पर मैं क्लियर हूं कि इंटरेस्ट को हमें ध्यान में रखना है, किस विषय में रुचि है, और थोड़ा सा व्यावहारिक नजरिया अपनाना है। हो सकता है किसी विषय में हमारी रुचि नहीं हो, तो वहां हम रुचि पैदा करने की कोशिश करेंगे। नहीं, बस शर्त यह है कि उस विषय से हमें एलर्जी नहीं होना चाहिए। शर्त यह है कि उस विषय में मार्गदर्शन उपलब्ध हो। शर्त यह है कि उस विषय में क्वालिटी मटेरियल उपलब्ध हो। शर्त यह है कि उस विषय का मार्किंग पैटर्न कंपैरेटिवली बेहतर हो। शर्त यह है कि उस विषय में जो है वह सिलेक्शन की संभावना हो, सिलेक्शन रेशियो ज्यादा हो। यह तीसरी चीज। चौथी चीज, गाइडलाइंस और मटेरियल्स। नहीं, उस विषय में मार्गदर्शन की उपलब्धता है या नहीं, और उस विषय में अध्ययन सामग्री की उपलब्धता है या नहीं। नहीं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं आपके साथ चर्चा कर रहा था कि मान लीजिए हमने यह निर्णय लिया कि हमें मैथ से करना है। मान लीजिए हमने निर्णय लिया हमें इंग्लिश लिटरेचर से करना है। सवाल यह उठता है, अगर उस पर प्रॉपर गाइडलाइन उपलब्ध नहीं है, अगर उस पर अध्ययन सामग्री उपलब्ध नहीं है, अगर उस पर सर्किल उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इन दोनों के अलावा सर्किल भी मायने रखता। जैसे मैं अगर आपको बतलाऊं, पिछले 2 वर्षों के दौरान बच्चों का ऐसा सर्किल हमारे साथ जुड़ा, 63rd बीपीएससी में 49th रैंक उस सर्किल से, 63rd बीपीएससी में 65th रैंक उस सर्किल से, 64th बीपीएससी में 10th रैंक उस सर्किल से, 64th बीपीएससी में 191st रैंक उस सर्किल से, 64th बीपीएससी में 600 समथिंग रैंक उस सर्किल से। आप इस चीज को समझें। अगर सर्किल अच्छा है
तो सफलता की संभावना क्या होती है? सफलता की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि कम मेहनत पर आप बेहतर आउटपुट देने की स्थिति में होते और एक ऐसा इन्वायरमेंट आपको मिलता है जो उसको बीपीएससी के माइंडसेट के करीब होता है। नहीं तो ऐसी स्थिति में देखें, अगर किसी विषय में हमारी रुचि है, फिर हम देखें गाइडलाइंस और मटेरियल्स की उपलब्धता की दृष्टि से उस विषय की क्या स्थिति है, सर्किल की उपलब्धता की दृष्टि से उस विषय की क्या स्थिति है, मटेरियल्स की उपलब्धता की दृष्टि से उस विषय की क्या स्थिति है। और पांचवा बिंदु, मार्किंग पैटर्न एंड सिलेक्शन रेशियो। ये मैं बात कर रहा बेसिस ऑफ ऑप्शनल सिलेक्शन की। नहीं, तब हम देखेंगे कि उस विषय से सिलेक्शन हो रहे हैं या नहीं, उस विषय का मार्किंग पैटर्न क्या है। और यहां पर ध्यान रखें, मार्किंग पैटर्न को लेकर आपकी सोच और मेरी सोच में अंतर है। आप क्या देखते, उस विषय में हाईएस्ट मार्क्स कितने आए। आपके लिए मार्किंग पैटर्न का मतलब यही है ना। मेरे लिए मार्किंग पैटर्न का यह मतलब नहीं। मेरे लिए मार्किंग पैटर्न का मतलब है एवरेज मार्क्स क्या जा रहे हैं उस विषय में। नहीं, क्योंकि हाईएस्ट मार्क्स लाना यह संयोग है। मेरी बात पर गौर कीजिएगा, हाईएस्ट मार्क्स लाना यह संयोग है और एवरेज मार्क्स इंश्योर करना वो पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में होता। ये बातें स्पष्ट हैं। तो ये वे कंटेक्स हैं जिस कंटेक्स में हमें किसी ऑप्शनल पर विचार करना चाहिए। अब एक प्रश्न मैंने उठाया था, किसी विषय में हमारी रुचि है या नहीं। अब हम अपनी चर्चा को हिंदी लिटरेचर पर स्ट्रेट फॉरवर्ड ले आते हैं। हमें यह टेस्ट करना है कि हिंदी लिटरेचर में हमारा इंटरेस्ट है या हिंदी लिटरेचर में हमारा इंटरेस्ट नहीं। अब यह कैसे पता करें? तो इसके कई सारे तरीके होते हैं, जो फॉर्मूला आपको सूट करे। सिनेमा देखते होंगे, नहीं? सीरियल्स देखते होंगे, नहीं? कहानियां पढ़ते होंगे, उपन्यास पढ़ते होंगे, नहीं? आपस में बातचीत करते होंगे, नहीं? आप संबंधों को जीते होंगे, घर के अंदर भी घर के बाहर भी। कई सारे ये तरीके हैं जिस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते कि हिंदी लिटरेचर हमें सूट करता है या नहीं। जैसे सिनेमा आप देखते हैं तो कोई तो पर्पस होगा सिनेमा देखने का, नहीं? दिल्ली में मैं जब रहता हूं तो 3-4 सीरियल मेरे फेवरेट होते हैं, मतलब 1-1.5 घंटा उस पर जाता है। कुमकुम भाग्य आता है, कुंडली भाग्य आता है, ठीक है। एक दौर में जोधा अकबर आता था, एक दौर में अब खत्म हो चुका है, इश्क सुभान अल्लाह आता था, ठीक है। तो कई बार हमारे मित्र जो है ये प्रश्न करते हैं, आखिर देखते क्यों हो, ये सब बकवास है। बोले देखो भाई, देखने का नजरिया है, नहीं? महिलाएं अगर उस सीरियल को देखती हैं तो उसके 2 पर्सपेक्टिव होते, एक टाइम पास होता, इंटरटेनमेंट होता, नहीं? ये होता मतलब कम से कम एक मतलब रियलिटी की जिंदगी जीते जीते आदमी परेशान हो जाता है तो थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहता। मैं देखता हूं तो मेरे पर्पस अलग है, क्योंकि मेरे लिए टाइम पास नहीं है, मेरे लिए इंटरटेनमेंट नहीं। इसलिए
क्योंकि इन दो चीजों के लिए मेरे पास समय नहीं है। तो पूछेंगे मैं क्यों देखता हूं? तो दरअसल मैं जिंदगी को समझना चाहता हूं। ठीक है, वो चीजें किताब में जो लिखे चीजें होती हैं सब काल्पनिक ही होती हैं, कुछ यथार्थ कुछ काल्पनिक, इन दोनों के मेल से ही तो चीजें निर्मित होती। कहानियां लिखी जाती हैं, उपन्यास लिखे जाते हैं, नहीं, और इन दोनों के मेल से ही तो सीरियल भी बनते हैं। नहीं, आज सीरियल में जो चीजें दिखाई जा रही हैं उनमें बहुत कुछ कल होने वाला है। नहीं, तो जिंदगी की दशा और दिशा को समझना उसके माध्यम से क्या होता, आसान हो जाता है। तो हमारे पर्पस ये है देखने की, नहीं, हमारे पर्पस देखने के ये हैं। आगे मूवी देखना अब तो छूट गई, मतलब सिनेमा हॉल में तो 2008 के बाद कोई मूवी नहीं देखी है, मौका ही नहीं मिला। इच्छा बहुत होती है, नहीं, लेकिन जिंदगी की ऐसी आपाधापी में जा फंसा हूं कि 3 इडियट के बाद सिनेमा हॉल में कोई मूवी नहीं देख सका। मेरे जैसा आदमी जो कि वीकेंड पर हर हालत में सिनेमा हॉल में होता था, सैटरडे को स्टूडेंट लाइफ से 9 से 12 के शो में, हर हालत में, और कृषि दर्शन भी लगा हुआ है तो बैठ करके देख सकता था। आप इमेजिन कर सकते हैं। तो अगर आप देखें तो एक दौर में मूवी आई थी पिता, बवंडर और वजूद, नाना पाटेकर की वजूद थी। बवंडर मूवी भंवरी देवी केस जो था राजस्थान का, गैंगरेप जो हुआ था उस पर बेस्ड था, और पिता भी एक बच्चे के। तो हमारा एक रूममेट जो है कंपनी सेक्रेटरी था, तीसरी मूवी देखने के बाद उसने कान पकड़ा कि सर्विस भैया अब आपके साथ और आपके कहने पर मैं कोई मूवी नहीं देखूंगा, क्योंकि सिनेमा हॉल में आदमी आता है एनासिन लेने के लिए नहीं, डिस्प्रिन लेने के लिए नहीं, डिस्प्रिन लेने की जरूरत नहीं पड़े इसके लिए आता है। बातें समझ रहे नहीं? तो सवाल यह उठता कि मूवी आप देखते हैं तो पर्पस क्या है? क्या वो महज 3 घंटे या 2.5 घंटे की अवधि होती है जिस दौरान वो मूवी आपको एंटरटेन कर रही है, या जब सिनेमा हॉल से बाहर निकलते हैं तो कुछ कंक्रीट लेके बाहर आने की कोशिश करते हैं? अगर मूवी से, अगर सीरियल से कुछ कंक्रीट लेके बाहर आने की कोशिश करते तो इसका मतलब आपका लिटरेचर ऑफ, कोई भी लिटरेचर हो, वह लिटरेचर ऑप्शनल जो है आपके नेचर और टेम्परामेंट को क्या करेगा? वह लिटरेचर ऑप्शनल आपके नेचर और टेम्परामेंट को सूट करेगा। और अगर आपको लगता है सब बकवास है, तब आप कभी लिटरेचर को एंजॉय नहीं कर पाओगे। निर्धारित आपको करना है, तरीका मैं बतला सकता। अगर आप कहानी पढ़ते, अगर आप उपन्यास पढ़ते, नहीं तो कहानी उपन्यास पढ़ना केवल मनोरंजन के लिए, तो उसकी कोई उपयोगिता आपके लिए नहीं। अभी तक उपन्यास कहानी के संदर्भ में जो धारणा होगी, जब मैं गोदान डिस्कस करूंगा, जब मानसरोवर की कहानियों को आपके साथ डिस्कस करूंगा, जब बड़े घर की चंद्रगुप्त नाटक को डिस्कस करूंगा, जब अंधेर नगरी को आपके साथ डिस्कस करूंगा, जब कामायनी को आपके साथ डिस्कस करूंगा, राम की शक्ति पूजा को आपके साथ डिस्कस करूंगा, जब शेखर एक जीवनी को आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो आप यह महसूस करेंगे कि कहानी और उपन्यास के बारे में आप क्या सोच रहे थे और मैं क्या पढ़ा रहा हूं। और इसलिए अक्सर मुझे नापसंद करने वाले लोग कहते हैं कि सर्वेश्वर हिंदी भी इस तरीके से पढ़ाते हैं जैसे इतिहास पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनके लिए हिंदी लिटरेचर का मतलब जो है प्रेम, श्रृंगार और सेक्स है। और लिटरेचर के क्लास में अगर 1 घंटे इस पर चर्चा नहीं हुई तो वो क्लास किस काम का है? और मेरे लिए लिटरेचर का मतलब प्रेम, श्रृंगार और सेक्स नहीं, उससे परहेज भी नहीं है, लेकिन वही नहीं है। लिटरेचर का एक छोटा सा हिस्सा हो सकता, लिटरेचर से अटैच्ड पार्ट वो हो सकता। लिटरेचर का दायरा उससे कहीं ज्यादा बड़ा है, उसे कहीं ज्यादा बड़ा है। तो इस चीज को रुक करके समझने की जरूरत है।
इसके आधार पर आप आसानी से यह जज कर पाने की स्थिति में होंगे कि उस विषय में आपकी रुचि है या नहीं है, और उस विषय के साथ आप मतलब आगे बढ़ पाने की स्थिति में है या आप नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरह से अब तक मैंने आपके साथ चर्चा की कि किन आधारों पर वैकल्पिक विषयों का चयन किया जाना चाहिए, और एक मोटा मोटी रफ आइडिया आप लोगों तक हमने पहुंचाने का प्रयास किया। और इसलिए विशाल जी, मुझे लगता है कि मैंने आपके, हो सकता है आपको लगे कि मैंने आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, लेकिन मैंने आपके प्रश्नों का उत्तर दे दिया। वह आधार आपके सामने प्रस्तुत किया है जिस आधार पर आप जो है अपने उत्तर की ओर